गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका अपना स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बफर स्टेट। बेसिकली ये जो टॉपिक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, और जब हमने आपको फ्रंटियर और बाउंड्री की जो कॉन्सेप्ट थी उसको एक्सप्लेन किया, तब भी हमने ब्रीफ के अंदर जो बफर स्टेट की जो बात थी वो रखी थी। एक छात्रा के द्वारा डिमांड की गई, तो हम आज थोड़ा सा बफर स्टेट के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या किसी भी देश की वैदेशिक नीति के दृष्टिकोण से हम बात करें, फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से बात करें, तो जो बफर जो स्टेट होता है, एक इस तरह की स्थिति जब हम स्टेट की बात करते हैं तो एक स्वतंत्र देश की बात यहाँ पर हम करते हैं जिसकी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता होती है, उनकी अपनी एक विदेशिक नीति होती है। और जो बफर स्टेट जो होता है एक इस तरह का देश होता है जो दो बड़े जो पावरफुल जो कंट्रीज़ होते हैं उनके मध्य के अंदर उसकी भौगोलिक स्थिति होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बात करें नेपाल की हम बात करते हैं, तो नेपाल की जो भौगोलिक जो स्थिति है भारत और चीन के मध्य के अंदर स्थित है, तो वो एक तरह से एक बफर स्टेट को की स्थिति वो रखता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो बफर स्टेट जो होते हैं, जब कोई देश का निर्माण होता है तो कई बार विभिन्न जो साम्राज्यवाद था, औपनिवेशिकवाद था, उस समय ब्रिटिश जो औपनिवेशिक जो राष्ट्र हुआ करते थे वहाँ सीमाओं के निर्धारण के अंदर इस तरह की नीतियों का इन देशों ने अपनाया भी कि इस तरह के जो बफर स्टेट्स हैं वो डेवलप हो जाएं या उन्होंने डेवलप किए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो जो बफर स्टेट्स होते हैं कई बार हम उनको सैंडविच स्टेट्स की बात भी करते हैं, क्योंकि दो राष्ट्रों जो पावरफुल जो कंट्रीज़ होते हैं उनके मध्य के अंदर जब कोई देश होता है तो वो एक तरह की सैंडविच जो स्थिति वो रखता है। अब इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि जो दो पावरफुल जो कंट्रीज़ होते हैं उसके मध्य के अंदर एक स्वतंत्र देश होता है, उसका अपनी एक स्वतंत्र सरकार होती है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र वैदेशिक नीति होती है। और ये इन दो पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं उनके मध्य के अंदर एक इस तरह की स्थिति रखता है कि ये एक न्यूट्रल जो पोजीशन होती है, या इसकी द्वारा निर्धारित वैदेशिक नीतियों के अंदर या इसके जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध जो होते हैं उसमें ये दोनों जो पावरफुल जो कंट्रीज़ होते हैं उनसे इनके जो संबंध होते हैं दोनों से ही सौहार्दपूर्ण होते हैं। और ये जो है इन जो पावरफुल जो कंट्रीज़ होते हैं इनके मध्य के अंदर किसी भी पॉलिटिकल कारण से या जियो पॉलिटिक्स के कारण जो भी टेंशन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, ये उनको दूर करने का काम करता है, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करता है। और जो भी एक डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे उनमें एक बैरियर के रूप में जो बफर स्टेट्स जो होते हैं वो उसके रूप में काम करते हैं। अगर ये जो बफर स्टेट अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में भी जो देश होते हैं वो बफर स्टेट्स के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार जब औपनिवेशिक समय के बाद जब जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए और उनकी जो सीमाओं का जो निर्धारण हुआ, कुछ जो पावरफुल जो कंट्रीज़ थे जो सीमांत क्षेत्र के अंदर जो एरिया जो होते थे उनके ऊपर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो कई बार इन प्रक्रियाओं के कारण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत सारे इस तरह के बफर स्टेट्स हुआ करते थे, बफर जोन हुआ करते थे, जो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो जो तिब्बत जिसको कि वर्तमान के अंदर एक स्वायत्त क्षेत्र नहीं है, चीन का हिस्सा जो है उसको स्वीकार भारत सरकार के द्वारा भी कर लिया गया है। तो एक समय ऐसा था कि जब एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में जो तिब्बत की स्थिति हुआ करती थी तो वो भी
भारत और चीन के मध्य के अंदर एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था, लेकिन बदलती हुई जो पॉलिटिकल जो डायलॉग्स हैं, पॉलिटिकल जो रिलेशंस होते हैं, जो सीमावर्ती जो देश होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की जो स्थितियाँ हैं उनमें भी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो जब यूएसएसआर हुआ करता था और इधर नाटो जो कंट्रीज़ थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो पैसिफिक अटलांटिक जो ओशन था, उसमें अमेरिका और यूरोप के जो वेस्टर्न जो पार्ट में जो कंट्रीज़ थे उनका एक संगठन हुआ करता था जिसको नॉर्थ अटलांटिक संगठन के रूप में जानते थे। तो इनके मध्य में भी जो देशों की जो स्थिति आती है, हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी यूरोपियन देश और जो एक कम्युनिस्ट अप्रोच को बिलोंग करने वाले जो कंट्रीज़ थे, या कोल्ड वार के टाइम में रशिया और उनके जो उनके फेवर वाले जो कंट्रीज़ हुआ करते थे, उनके मध्य में भी इस तरह की स्थितियां, जो बफर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट थी, चाहे हम पोलैंड को ले लें या यूक्रेन को, क्योंकि आफ्टर यूएसएसआर का जब विघटन हो गया तो यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। तो यूक्रेन की, पोलैंड की, लातविया, लिथुनिया, एस्थोनिया, इस तरह की स्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति रखते थे कि ये सोवियत यूनियन और जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उनके मध्य के अंदर बफर स्टेट्स के रूप में काम करते थे। वर्तमान में भी अगर वैश्विक परिदृश्य में हम देखते हैं तो इस तरह की जो स्थितियां हैं हमें देखने को मिलती है, लेकिन इनका अपना एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। दो जो कंट्रीज़ जिनके अंदर बाउंड्रीज जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वहाँ पर ये जो बफर जो स्टेट्स होते हैं, ये एक तरह से डायरेक्ट जो वार है, डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रोकने का काम करते हैं, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को स्थापित करने का काम करते हैं। तो ये एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बफर स्टेट्स की जो स्थिति जो होती है भौगोलिक, बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ स्लाइड में हमने आपको यही बताने की है कि अगर हम डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं कि जो बफर स्टेट, तो ये जो बफर स्टेट होते हैं दो पारस्परिक रूप से जो कंट्रीज़ जो होते हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उनके मध्य के अंदर ये स्थिति रखते हैं, और ये एक तरह से दोनों जो देश हैं, जो दो पावरफुल जो कंट्रीज़ होते हैं, उनके मध्य में एक तरह से जो युद्ध होता है उनको रोकने का काम करते हैं। उनके मध्य में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शांति स्थापित करने में। दोनों जो राष्ट्र होते हैं उनके साथ इसके जो संबंध जो होते हैं बड़े मित्रवत होते हैं। वो समय परिस्थितियों के हिसाब से उन संबंधों में परिवर्तन जरूर होते रहते हैं, लेकिन एक न्यूट्रल जो पोजीशन है, एक तटस्थ जो स्थिति है, ये इनकी जो नीति होती है उसका ये अनुसरण करते हैं। तो ये एक तरह से पावर बैलेंस की जो कॉन्सेप्ट जो है, दो बराबर के जो शक्ति या शक्तिशाली जो राष्ट्र जो होते हैं उनके मध्य में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के कारण उन दोनों देशों के मध्य में एक पावर जो बैलेंस की जो बात है, इसी तरह के जो विचार थे, एक विद्वान थे वीवी डायक, उन्होंने भी यही कहा था कि जो बफर स्टेट होता है वो दो पारस्परिक जो शत्रु राष्ट्र होते हैं उनके मध्य में रहता है, और ये इनके मध्य के अंदर डिस्टेंस मेंटेन करने के कारण, भौगोलिक दूरियां पैदा करने के कारण शांति का जो है या युद्ध को रोकने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो स्थिति वर्तमान में भी हम जब इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसके अंदर जो है सहायक स्थिति जो है हमें देखने को मिलती है। अब इसी चीज़ को अगर हम डेफिनेशन जो आपको बता भी है हमने विभिन्न देशों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक तरह से ये जो बफर स्टेट जो होते हैं ये शील्ड के रूप में काम करते हैं इनकी, और स्लो डाउन द फॉरेन जो आर्मीज़ होते हैं, जो इनकी जो सैनिक जो गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने उदाहरण आपसे बताया कि सोवियत यूनियन के लिए यूक्रेन और जो पोलैंड था वो एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था, जिससे कि ये जो सोवियत यूनियन और जो रिमेनिंग जो यूरोप का जो पार्ट है उसके मध्य के अंदर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर या डायरेक्ट जो वॉर है
उसको रोकने के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब यहाँ यही है कि बात डेफिनेशन हमने पूर्व में बताया कि जो बफर स्टेट्स जो होते हैं रिलेटिवली स्मॉल कंट्री सैंडविच बिटवीन टू लार्जर पावर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर बफर स्टेट्स में हेल्प टू प्रिवेंट डेंजरियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पावरफुल कंट्रीज़। जैसे यहाँ हम चाइना और साउथ कोरिया के मध्य में नॉर्थ जो कोरिया है उसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स हम जैसे ये बताया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इंडिया के मध्य के अंदर नेपाल और भूटान जो है वो भी इस तरह की जो स्थिति है वो रखता है। और जो सोवियत यूनियन की बात करें या यूरोप रिमेनिंग जो यूरोप की बात करें तो उसी के मध्य के अंदर जैसे हमने बताया कि यूक्रेन है, पोलैंड है और लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनकी हमने बात की। तो ये भी एक बफर स्टेट के रूप में काम करते हैं, जो इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इनको हमने बफर स्टेट्स के रूप में बताया। ये चाइना और इंडिया के मध्य में नेपाल, ये भूटान की भौगोलिक स्थिति है। और इसी तरह के एग्जाम्पल्स की कई एग्जाम्स में इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं बफर स्टेट्स के संदर्भ में, तो जो मंगोलिया की जो स्थिति है वो रशिया और चाइना के मध्य में है, तो ये एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है। वर्तमान में जो यूरुग्वे है वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के मध्य के अंदर, नेपाल, इंडिया और चाइना में। अगर एक डेवलपमेंट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उससे पूर्व, क्योंकि जब भी कोई इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या वर्ल्ड वार हुए तो उसके पूर्व के अंदर भी जो कुछ इस तरह के भौगोलिक या फिजिकल जो एरियाज़ या स्टेट्स होते हैं जो इनको रोकने का एज ए बफर स्टेट वो काम करते हैं। लेकिन फर्दर बहुत ज़्यादा टेंशन यानी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के बाद ये हो जाता है कि कई बार ये बफर जो स्टेट्स होते हैं इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर इस तरह की स्थितियाँ हमें बाद में देखने को भी मिली। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पूर्व जो पोलैंड की जो स्थिति थी वो रूस और जर्मनी के मध्य में एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था। उसी इस तरह की स्थिति जो है स्विट्ज़रलैंड जो है, जब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में थे, उस समय पूर्वी जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य के अंदर एक बफर स्टेट का एक बेस्ट एग्जाम्पल उस टाइम रहे। ये एक आयरन कर्टेन की एक कॉन्सेप्ट थी। तो बेसिकली ये जो आयरन कर्टेन की जो कॉन्सेप्ट या वर्ड जो था वो विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया। और इसका जो बेसिक एक तरह से जो कॉन्सेप्ट थी, तो ये दो अलग अलग आइडियोलॉजी बात कर लीजिए, दो अलग अलग जो पावर्स जो थी उनको एक सेपरेट करने का काम करता था, यानी सेपरेटिंग ऑफ दोज कम्युनिस्ट लैंड एंड ईस्ट यूरोप फ्रॉम द वेस्ट यूरोप। तो एक तरह से वो फिजिकल जो एरियाज़ थे वो आयरन कर्टन के रूप में काम कर रहे थे, एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहे थे। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, ये जो बफर स्टेट या जो बफर जोन जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, तो उसकी ये कॉन्सेप्ट रही है। कई बार जो बफर जोन जो कॉन्सेप्ट है वो हम इकोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन वो एक अलग उसका मायना होता है, क्योंकि अगर इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो वो एक उस तरह का भौगोलिक क्षेत्र होता है इकोलॉजी के अंदर जहाँ पर जो एंथ्रो यानी मानवीय जो गतिविधियाँ होती हैं, उस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उस इकोलॉजिकल जोन जो होता है वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स जो हैं, उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरह वहाँ पे बैन होती हैं। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोसिस्टम के अंदर भी इस तरह के जो बफर जोन्स होते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। यहाँ जब हम ज्योग्राफी में बात करते हैं तो एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए ये जो पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है वहाँ पर बफर जोन या बफर स्टेट की जो बात है वहाँ की जाती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में, फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई भी देश ये चाहेगा जिनके मध्य के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे हमने बताया भी आपको, चाहे वो समय के साथ चाइना और अगर रशिया के मध्य में रिलेशंस ख़राब होते हैं, तो मंगोलिया की जो पोजीशन है उन दोनों के मध्य के अंदर उस युद्ध को रोकने में एक फ़िजिकल डिस्टेंस जो है वो पैदा करेगी। ये संबंध जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं,
वो जब समय सापेक्ष परिवर्तन होते हैं तब इस तरह की जो बफर स्टेट्स होते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंस जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दोनों ही जो पावरफुल एग्जिस्टिंग जो कंट्रीज़ होते हैं वो इन बफर स्टेट्स जो होते हैं इनकी स्थिति को स्वीकार भी करते हैं और इनके अस्तित्व को एक तरह से बने रहने की बात को भी ये स्वीकार करते हैं। लंबे टाइम तक अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो भारत हमेशा एक प्रारंभिक उसमें बात करें कि जब हम 1950-60s के अंदर जब दलाई लामा इंडिया आ गए थे तो भारत एक तरह से दलाई लामा को सपोर्ट करके तिब्बत की एक सॉवरेनिटी को, एक स्वतंत्रता को, एक संप्रभुता को स्वीकार करने की बात अपनी वैदेशिक नीति में किया करता था। वर्तमान में हमने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से यदि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो आज वो भी एक बफर स्टेट के रूप में इंडिया और चाइना के मध्य के अंदर पिछले कुछ समय में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो हमें पिछले वर्ष के अंदर काफ़ी कुछ इंडिया चाइना के मध्य के अंदर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले सीमा रेखा के ऊपर। तो ये जो इस तरह के जो अवैध जो एक दूसरे की सीमाओं के अंदर जो गतिविधियाँ जो होती हैं और उसके कारण जो एक तरह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो पैदा हो जाते हैं तो उनको रोकने के अंदर ये जो बफर स्टेट जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक शांति दूत के रूप में भी ये जो बफर स्टेट्स जो होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, तटस्थ होते हैं, इनके जो रिलेशंस जो होते हैं दोनों ही पावरफुल जो कंट्रीज हैं। दूसरी बात, ये जो बफर जो स्टेट्स होते हैं इनका जो साइज जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा नहीं होता, इनकी इकोनमी बहुत बड़ी नहीं होती है, ये बहुत पावरफुल कंट्रीज़ नहीं होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत मजबूत नहीं होते और कहीं न कहीं इनकी जो इकोनॉमी है वो इन दोनों ही पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं उनसे ट्रेड से इन्फ्लुएंस होती है। तो ये स्टेट्स का जो अस्तित्व है एक तरह से दोनों पावरफुल जो कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उससे इनका जो अस्तित्व है वो एग्जिस्ट करता है और दोनों जो पावरफुल जो कंट्रीज़ होते हैं वो इसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार भी इसीलिए करते हैं कि जिससे कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से हम बच सकें। धन्यवाद।